हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन के लिए। ये यूनिट 3 रहेगी, क्लास 3 यूनिट 3। और अभी 10 दिन बचे थे हमारे, तो हमने 10 दिन के लिए 10 यूनिट्स की सीरीज जो है वो प्रैक्टिस के लिए चलाई थी मैंने। तो उसी में ये थर्ड यूनिट है, हमारी थर्ड क्लास है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, तो इससे रिलेटेड हम अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली नेट के, इसमें नेट के मतलब जो नेट के पेपर में आए हुए हैं वो नहीं कवर किए हैं, तो वो फॉर श्योर देख के जाइएगा। ठीक है जी। यूपीएचसी 2026 में ये क्वेश्चन आए थे। इसमें स्लाइड्स तो आई थिंक कम रहने वाली, बट क्वेश्चंस बहुत फास्ट फास्ट जाएंगे बिकॉज सटीक क्वेश्चंस हैं। आपको इन्फॉर्मेशन है, पता है चीजें, तो आप सही से जल्दी आंसर कर दोगे। ओके, क्वेश्चन 79 है, तो आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। Mr. X puts the blame on his co-workers for the failure of the project assigned to him. तो जो आपको असाइन हुआ था, अब आप ब्लेम जो है वो को-वर्कर के ऊपर डाल रहे हो। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये प्रोजेक्शन है, रिप्रेशन है, सब्लिमेशन है, आइडेंटिफिकेशन है। सो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आपकी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। सो वो आप, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। ओके, तो ये प्रोजेक्शन है जब आप अपनी गलती का ब्लेम किसी और पे डाल रहे हो। Which of the following correctly represents the typical sequence in the counseling process? तो counseling process में typical sequence क्या होती है? Diagnosis से शुरू होती है, rep establishment से शुरू होती है, terminate करने से या intervention से। So intervention और termination से तो for sure नहीं है। Okay? आपने establish पहले करोगे या diagnose पहले करोगे? चाहे कुछ भी पहले करो, लेकिन लास्ट में तो follow up होता है ना। राइट, सो यहाँ पे डाटा कलेक्शन है, लास्ट में यहाँ फॉलो अप है। सो आप पहले रेपो एस्टेब्लिश करो, फिर डाटा कलेक्ट करो, डायग्नोस करो क्या दिक्कत है, फिर इंटरवीन करो, और फिर फॉलो अप के लिए बुलाओ कि कोई दिक्कत अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है। आंसर आपका बी हो जाएगा जी। अरेंज द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रॉपर ऑर्डर। क्रिएटिविटी की स्टेजेस कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको पता हो। आप पहले प्रिपेयर करते हो, देन इंक्यूबेट, फिर इल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन। क्योंकि इल्यूमिनेशन और प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन होता है अरे आइडिया आ गया, प्रिपेयर मतलब आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। सो उस प्रिपरेशन और इल्यूमिनेशन के बीच का जो गैप है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आप सोच भी रहे हो बीच बीच में, सो वो इंक्यूबेशन का पीरियड है जी। ओके, तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड देन वेरिफिकेशन। The conclusion from the experiment: after a number of trials, animals learned to use the release mechanism without resorting to useless movements. Is associated with which theory? ट्रायल एंड एरर थियरी, पैवलोव की थियरी, इंसाइट या हल्की रिइंफोर्समेंट। जब इतने ट्रायल्स की बात आ गई, सो ट्रायल एंड एरर थियरी आएगा ना फॉर श्योर, सी आंसर होगा। Okay, what is the correct order of needs from lower to higher as per मैस्लो की थियरी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो सबसे लास्ट में आता है, लोवेस्ट कहाँ पे आया ये? सेफ्टी नहीं आता पहले, पहले फिजियोलॉजिकल आता है, तो फिजियोलॉजिकल एक ही ऑप्शन में है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, देन सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड, और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी। Which of the following correctly differentiates Gardner's theory of multiple intelligence from Sternberg's triarchic theory? Okay. Then है Gardner proposes distinct modalities जैसे linguistic, spatial intelligence, जबकि Sternberg फोकस करते हैं analytical, creative और practical component पे। लग तो ठीक रहा है। दोनों की दोनों थियरीज रिजेक्ट करती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज मल्टीफेसेटेड। जब दोनों थियरी ने इंटेलिजेंस के कई टाइप्स दे दिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस में 9 टाइप की इंटेलिजेंस दे दी, ट्रायआर्किक में 3 टाइप की इंटेलिजेंस दे दी, तो ऑब्वियसली दे नो, दे एक्सेप्ट दैट, नॉट रिजेक्ट, कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीफेसेटेड है। तो ये तो गलत हो गया। गार्डनर एम्फसाइजेज एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जबकि स्टर्नबर्ग प्रपोज करते हैं डोमेन स्पेसिफिक। तो ये उल्टा दे दिया इन्होंने। स्टर्नबर्ग जो है वो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल की बात करते हैं। स्टर्नबर्ग की थियरी एक्सक्लूसिवली साइकोमेट्रिक है ओरिएंटेशन में, जी नहीं। तो सिर्फ ए ऑप्शन हमारा सही है जी, फिट बैठ रहा है। ये नया क्वेश्चन है। वैन डे वेन और पूल की जो उन्होंने फाउंड किया कि 20 डिफरेंट प्रोसेस थियरीज हैं। ओके, फर्दर एनालाइज किया उन्होंने, तो उन्होंने ओवरऑल आइडेंटिफाई किए 4 आइडियल टाइप्स। तो कौन से 4 टाइप की थियरी की बात वेन डे वेन और आपका पूल करते हैं, वो आपको पता हो।
ओके। बायोलॉजिकल, डायलैक्टिकल, लाइफ साइकिल, इवोल्यूशनरी, तो ये तीन स्टेटमेंट्स, तीन वर्ड्स तो ठीक हैं, सेम ही है। डायलैक्टिकल लाइफ थियरी, डायलैक्टिकल थियरी, लाइफ थियरी और आपका इवोल्यूशनरी थियरी। सो इनमें से क्या आएगा? बायोलॉजिकल, डायनामिक, टेलियोलॉजिकल या टोपोलॉजिकल? सो टेलियोलॉजिकल है जी, एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह हम इसको लेके चलते हैं। सो टेलियोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, सो टेलियोलॉजिकल थियरी, डायलैक्टिकल थियरी, लाइफ साइकिल थियरी और इवोल्यूशनरी थियरी, ये चार टाइप की थियरीज। Assertion or reason development is a continuous and sequential process that follows a predictable pattern. पैटर्न को प्रिडिक्ट आप कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस है, ये बात ठीक है। देन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्प्लाई दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट अंडर आइडेंटिकल एनवायरमेंटल कंडीशन। मान लो दो ट्विंस हैं, वो दोनों को सेम ही एनवायरमेंट मिल रहा है टेक्निकली तो घर में, बट वो सेम तो नहीं बिहेव करते, उनका डेवलपमेंट सेम तो नहीं होता। सो रेट सेम नहीं होती है, पैटर्न सेम होता है। ओके, सो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी गलत हो गई। एंडोमोर्फिक, सर्जेंसी, शिज़ोथेमिया और परमिया, ठीक है, उनके ट्रेट्स दे रखे हैं। एंडोमोर्फिक आपने पक्का सुन रखा होगा। सो ये विस्रोटोनिक इसका सही आंसर रहेगा। कंफर्ट लविंग और सोशलेबल लोग होते हैं ये, ठीक है, सोशेबल। देन चीयरफुल, एडवेंचरस, इंट्रोवर्टेड और रिजर्व की बात आ रही है। सो ये आपका सर्जेंसी जो है वो क्या रहेंगे? चीयरफुल रहेंगे। शिग्जोथेमिक जो है वो आपका इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड रहेंगे, और परमिया जो है वो आपके एडवेंचरस रहेंगे। सो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्मिया और शिग्जोथेमिया, पर्मिया और सर्जेंसी नहीं पूछा गया है, तो ये फिर भी कभी कहीं पूछा जा सकता है। द कैट, यूजुअली टैट पूछा गया है नेट के पेपर में, कैट भी पूछा जा सकता है। हेनरी मुरे, मॉर्गन एंड मुरे ने टैट दिया था, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। सो चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो लियोपोल्ड बेलक ने दिया है, बेलक। तो इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है, कि इनका नाम क्या है, कैट जिन्होंने दिया है। टैट का तो बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें हम मूरे और मॉर्गन, क्रिस्टियानिया डी मॉर्गन और हेनरी ए मूरे दोनों का नाम याद रखते हैं। बिने साइमन का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो एल्फर्ड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था, वो भी आपको पता हो। ओके, which one of the following situations best illustrates positive transfer of learning? सो पॉजिटिव ट्रांसफर है, दैट मीन्स पहले जो लर्निंग हुई है वो हेल्प कर रही है आपको दूसरे जो और आप चीजें सीख रहे हो उसमें। ओके, सो डिफिकल्टी इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द मदर टंग, इनएबिलिटी टू रिलेट, अगर डिफिकल्टी हो रही है दैट मीन्स वो पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं है। इनएबिलिटी टू रिलेट न्यू नॉलेज विद प्रायर लर्निंग, आप नहीं अटैच कनेक्ट कर पा रहे हो चीजें। अप्लाइंग प्रीवियसली लर्न मैथमेटिकल स्किल्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, यानी आप पॉजिटिवली एक जगह पे जो चीज सीखी थी वो दूसरी जगह इंप्लाई कर रहे हो। फॉरगेटिंग अर्लियर लर्न कॉन्सेप्ट्स व्हाइल लर्निंग न्यू कंटेंट, ये भी गलत है, ये फॉरगेटिंग वाले इंटरफेरेंस वाली चीजें हैं। सी ऑप्शन हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल होगा। Which interpretation links a theory of intelligence with its measurement implication? सो कौन सा जो है यहाँ पे थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस को कनेक्ट करता है उसके मेजरमेंट इम्प्लीकेशन से? बिहेवियरिस्ट व्यू रिक्वायर्स रिलायंस ओनली ऑन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स फॉर असेसमेंट। बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि सिर्फ जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, यानी जो खुद इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, उसी पे आप रिलाई कर सकते हो। मल्टी फैक्टर थियरी सपोर्ट कर रही है डाइवर्स टास्क असेसिंग डिफरेंट एबिलिटीज रादर देन अ सिंगल स्कोर, ये बात तो ठीक लग रही है। यूनिटरी थियरी इंप्लाई करती है यूज ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब टेस्ट फॉर अनरिलेटेड एबिलिटीज। यूनिटरी है तो वो मल्टीपल सब टेस्ट नहीं यूज करेगी, एक ही यूज करेगी। Environmental view implies intelligence cannot be measured through standardized methods. नहीं, बट करते तो हैं हम स्टैंडर्ड तरीके से, IQ मेजर करते हैं। ओके, सो एक ही ऑप्शन बेटर है हमारा, सेकंड वाला, जो हमारा ठीक रहेगा जी। Hull's learning theory emphasizes which key mechanism underlying habit formation? So Hull की जो theory है habit formation को आप अगर connect करो, so maturation independent of experience, imitation of observed behavior, reinforcement through drive reduction और आपका insight through cognitive restructuring. So Hull की learning theory, हल की ड्राइव रिडक्शन थियरी भी है, सो वो रिन्फोर्स करती है थ्रू ड्राइव रिडक्शन, यानी वो ड्राइव रिड्यूस हो गई है। तो अब आप अगली के लिए सोचोगे। ओके, Which practice best applies Thorndike's law of effect in classroom learning? So कौन सी practice Thorndike के law of effect, effect मतलब show होना वो चीज, ठीक है। So क्या effect निकल के आया?
सो इसमें देखिए क्या रहेगा, रेनफोर्सिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज थ्रू इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और रिवॉर्ड, तो आपने रेनफोर्स कर दिए, एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट डिस्कवरी विदाउट फीडबैक, फोकसिंग ओनली ऑन मेंटल only on mental process and ignoring responses, allowing errors to persist without correction, आप उनको errors को होने दो without correction. So law of effect में हमें reinforcement देना है correct responses को, ताकि immediate satisfaction और reward अगर आप दोगे तो वो effect की वजह से आप बच्चा या जो भी आप जिसके ऊपर भी experiment कर रहे हो वो सही direction में ही जाएगा. Consider the following statements on intelligence and mental health in education. Intelligence जो है multifaceted है, influenced by heredity and environment. ये बात तो ठीक है, दोनों की इनफैक्ट हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं हम. मल्टीफैक्टर थियरीज सपोर्ट डाइवर्स असेसमेंट मेथड्स बियॉन्ड अ सिंगल स्कोर. यस, क्योंकि मल्टीफैक्टर है वो, ठीक है. तो मल्टीफैक्टर मतलब ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करना. हाई इंटेलिजेंस अलोन इंश्योर्स साउंड मेंटल हेल्थ. यानी जो लोग हाईली इंटेलिजेंट हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी. कैसी बात कर रहे हो, और वो भी अकेला ये फैक्टर नहीं. सो पहले दो चीजें तो ठीक है जी. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड. Intelligence is the ability to learn, to deal with abstraction, to make judgment, adjustment, or to equate knowledge with intelligence. नहीं, आप नॉलेज को और इंटेलिजेंस को रिप्लेस या इक्वेट थोड़ी कर दोगे. सो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी चीजें इंटेलिजेंस में काउंट हो जाएंगी. सो 1 2 3. Which situation illustrates Pavlov's classical conditioning in a classroom? Understanding through insight and cognitive restructuring in learning processes, neutral stimulus paired with instruction, eliciting attention and readiness response, learning through solving real life problems in applied classroom context, behavior change through reward and punishment in structured learning situation. Pavlov की थियरी है, सो न्यूट्रल स्टिमुलस को हम पेयर अप करते हैं, वो हमारा सही आंसर होगा. Which statement best reflects individual differences among learners in education? All learners acquire knowledge at the same pace under identical instruction. All learners, कैसे बात कर रहे हो, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, ना सेम पेस होती है. Learners differ in abilities, interest and learning styles requiring varied instruction. ये बात ठीक लग रही है. डिफरेंसेस जो है वो टेम्परेरी या नहीं परमानेंट भी होते हैं बहुत बार, जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं या बाकी चीजों से रिलेटेड है वो टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं. डिसअपियर विद स्टैंडर्ड टीचिंग नहीं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ओनली फिजिकल, डोंट अफेक्ट लर्निंग. नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेंटल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, हर एक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं. सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी, बाकी चीजें गलत है. Which explanation best reflects forgetting under interference theory in educational context? Forgetting due to inadequate initial encoding या forgetting caused solely by passage of time. So interference मतलब interference theory यही बोलती है कि interference किसी interference या disruption की वजह से आप भूल गए हो. ओके, सो सोनली बाय पैसेज ऑफ टाइम नहीं आएगा. इनएडिक्वेट इनिशियल कोडिंग, ये तो स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, इंटरफेरेंस नहीं हुई है. फॉरगेटिंग ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन प्रायर एंड न्यू लर्निंग, डिसरप्टिव रिट्रीवल, या फिर फॉरगेटिंग एलिमिनेटेड थ्रू रिपीटेड रिहर्सल. सो नहीं, रिपीटेड रिहर्सल वाली बात भी हम नहीं करते हैं. सो आंसर हमारा सी हो जाएगा. ओके. Which practice best fosters creative thinking while maintaining academic rigor? Unrestricted freedom without criteria or guidance, या फिर open-ended problem solving with multiple perspectives and evaluation for originality and relevance, tasked with single correct answer emphasizing accuracy, और emphasis on memorization before creative engagement. So कौन सा creative thinking को foster करेगा वो आपसे पूछा है. So अगर आप memorization पे focus करोगे so कैसे creative thinking जो है वो better होएगी. Okay. Then task with single correct answer, तो इसमें आप single correct मतलब convergent side पे जा रहे हो. Divergent thinking और आप जो है बहुत सारी चीजें सोच पाओ, brainstorming कर पाओ, वो तो होगा ही नहीं. Okay. अगर प्रॉब्लम ओपन एंडेड हुई तो फिर हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव बन पाएंगे और वहां पे फिर हम ओरिजिनलिटी और रेलेवेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे. अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम विदाउट क्राइटेरिया, और अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम भी वो होता ना कि हर चीज की अति भी गड़बड़ी होती है. सो ये तो आपने बिल्कुल एक्सट्रीम साइड वाली चीज बोल दी. सो आंसर हमारा बी रहेगा जी. ओके.
Edward Thorndike, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Clark L. Hall. Then operant conditioning with reinforcement schedule, ये अपने स्किनर ने दी है. क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पैवलोव ने दी है. ट्रायल एंड एरर हमारे थॉर्नडाइक ने दी है और हल ने ड्राइव रिडक्शन थियरी दी है. आंसर आपका सेकंड हो जाएगा. 3 2 1 4. Consider the following statements on personality measurement in education. It helps understand students' behavioral tendencies. Personality traits do not influence learning or classroom behavior. बिल्कुल अफेक्ट करते हैं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे? करेंगे. ये स्टूडेंट के बिहेवियरल टेंडेंसीज को समझने में हेल्प करेगा. पर्सनैलिटी को मेजर किया तो ये बोल सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई. बस according to Kafka's Gestalt view, which principle guides teaching learning? So Kurt Kafka, ये तो इन्होंने Gestalt तरीके से बात की, यानी whole two parts की हम बात करते हैं. Okay, so learning through reinforcement and repetition in controlled instructional situations. ओके, ये reinforcement वाली चीज मेजरली किस में जा रही है? अपने स्किनर पे जा रही है. Learning confined to observable behavior without cognitive organization processes. Learning as perception of organized आएगा, of organized wholes guiding meaningful instructional processes और accumulation of stimulus response association in sequential learning. तो ये ऐसा response वाला नहीं होगा. आंसर हमारा perception वाला होगा. Learning एक perception की तरह और उसको हम organized whole की तरह ले रहे हैं. Okay? Thorndike's law of exercise has two subparts. So readiness, attitude, then आपका ये analogy, law of multiple response, law of integration, law of effect, law of use and disuse. तो if exercise में आप कितना exercise करते हो, कितना use करते हो उस चीज को और कितना नहीं use करते हो, वो चीज पे matter करेंगी चीजें. तो law of use and disuse, law of exercise का part रहेगा. The bonds of a child contains relatively a dash compared to those of adult. सो बच्चों की जो बोन्स हैं, नील अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर, स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर, लार्जर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर, और लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर और नील क्वांटिटी. तो देखो मिनरल मैटर नील है या वाटर नील है, ये तो वैसे ही गलत हो गया. ओके, और बच्चों की जो हड्डियां हैं उसमें पानी ज्यादा होगा, मिनरल मैटर कम होगा. जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हो मिनरल मैटर बढ़ता जाता है और पानी कम होता जाता है. उसी वजह से हड्डी जल्दी टूटने का भी रिस्क हो जाता है. सो बुजुर्ग अगर गिरेगा और हड्डी टूटी तो वैसे भी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन बच्चा अगर गिरेगा तो पॉसिबिलिटी कम है, और अगर टूट भी गई किसी चांस में तो भी जल्दी हील हो जाएगी. ओके, क्योंकि डेवलपमेंटल फेज है. Which areas represents the scope of educational psychology in classroom processes? Study of philosophical basis without reference to learner behavior and classroom process without reference. Analysis of learning, motivation, individual differences, interaction or evaluation sounds better. Focus on curriculum design without considering learner की characteristic और classroom interaction process. Limitation to statistical measurement of achievement and intelligence. तो कौन सा scope को represent कर रहा है? तो आप analyze जब करते हो learning को, motivation को, तो ये अलग अलग scope दिखा रहा है आपको classroom process. Okay जी? How does social development in childhood most directly inform classroom practice? So कैसे social development आप यहाँ पे directly दिखेगा आपको practice से, classroom practice में. Emphasizing solitary learning for individual achievement, restricting peer interaction to maintain discipline. तो आप peer interaction restrict कर रहे हो तो social development कहाँ होएगा? बातचीत ही नहीं कर रहा है बच्चा. ओके, सॉलिटरी लर्निंग है तो अकेला बच्चा क्या ही सीख लेगा. ओके, तो वो तो सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ. स्ट्रक्चरिंग एनवायरमेंट्स जो फोस्टर करेगा इंटरेक्शन को, कोऑपरेशन को, सोशल स्किल्स को, तो ये सोशल डेवलपमेंट शो हो रहा है. फोकसिंग ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल टास्क, इग्नोरिंग पीयर इन्फ्लुएंस, ये भी गलत हो जाएगा. तो सोशल डेवलपमेंट तो तब होगा जब आप ऐसा एनवायरमेंट बनाओ जो कि फोस्टर करे, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें, कोऑपरेट करें, सोशल स्किल्स डेवलप हो उनमें. Okay, psychology is a legitimate child of sociology, philosophy, mental science और science. तो साइकोलॉजी किसका लेजिटिमेट बच्चा है, यानी साइकोलॉजी किससे निकला है? साइकोलॉजी फिलोसफी से निकला है. मेजरली सारी की सारी चीजें जो है, सब्जेक्ट्स जो है वो फिलोसफी से ही निकलते हैं. बट ये 1879 में ऑफिशियली अलग कर दिया गया था जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी खुली थी, विलियम वुंड ने खोली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में. ओके,
Which educational implication most directly follows from principles of physical development in childhood? Which educational implication? Okay. फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है. प्लानिंग एक्टिविटीज अलाइंड विद मोटर डेवलपमेंट, हेल्थ की नीड्स और आपका फिजिकल रेडीनेस. प्रायोरिटाइजिंग कोग्निटिव ग्रोथ वाइल नेग्लेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से कहां से आएगा? डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन अराउंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, रीजनिंग की स्पेलिंग भी कीजिए. इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, आप डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से ही इंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हो. स्टैंडर्डाइज मेथड्स विदाउट रिगार्ड टू डेवलपमेंटल वेरिएबिलिटी, तो वैसे ही है जहां पे भी मतलब होता है ना, कुछ आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज पूछ रहे हैं. सो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बेटर स्टेटमेंट है. Which of the following statements is not true about mental health? Mental health is distinct from moral or ethical standard. Obviously, सबसे अलग है, सारी चीजें अलग है. मोरल हेल्थ अलग है, एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग है, मेंटल हेल्थ अलग है. मेंटल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, बोल सकते हैं. परफेक्ट मेंटल हेल्थ इज अ रियलिटी और मेंटल हेल्थ इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. तो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये बात भी ठीक है. सो आंसर आपका नॉट ट्रू पूछा है तो आंसर आपका सी हो जाएगा. बिकॉज परफेक्ट मेंटल हेल्थ रियलिटी नहीं है. परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, इम्परफेक्ट ही होती है सारी चीजें. ओके, परफेक्ट इम्परफेक्ट भी आप रेफरेंस देख के चलते हो कि अच्छा ये इंसान का फिगर परफेक्ट है इसके कंपैरिजन में ना, तो वो कंपैरिजन तो आना चाहिए पहले, रेफरेंस पॉइंट. Which approach addresses individual differences among learners in education? So individual differences को address करना, strategies adapt करना, material adapt करना, किसके basis पे? learner की ability, interest और pace के हिसाब से. Okay. Focus on average learner with limited attention to diverse ability. तो ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो हमने average learner पे ज्यादा focus कर दिया. Rigid grouping by achievement without flexibility in teaching strategies, तो rigid grouping भी हम नहीं करते भाई. Uniform instruction ensuring equal treatment for all learners. सो वो इक्वल नहीं, हमें इक्विटी पे फोकस करना है. तो अगर आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दोगे सो हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है. सो हमें बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट और उन बेसिस पे सिलेक्ट करनी चाहिए स्ट्रेटेजी, तब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं. तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा. Which approach best facilitates concept formation with transfer of learning? So कौन सा अप्रोच जो है वो बेस्ट फैसिलिटेट करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी हो और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो. वेरिड एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स विद कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन, क्रॉस कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन. यानी आप एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल हर एक तरीके से चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो. डेफिनेशन फॉलोड बाय रिपीटेटिव आइडेंटिकल एग्जाम्पल. आइडेंटिकल नहीं बोलते, हम बोलते हैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स आप प्रेजेंट करो. रेस्ट्रिक्टिंग इंस्ट्रक्शन टू अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट, हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. मेमोराइज करना की टर्म्स बिफोर एप्लीकेशन, ये गलत है जी. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बढ़िया ऑप्शन है, इससे बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्म होंगे और आप कनेक्ट करके चीजें समझा के तो वो कर रहे हो, तो लर्निंग का ट्रांसफर भी हो रहा है. Which one of the following tools is specifically designed to assess personality traits through self-reported responses of individual? तो self-reported कहाँ पे ज्यादा आपको दिखेगा? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अचीवमेंट टेस्ट में बच्चे ने लिखी हैं चीजें. सो पर्सनालिटी इन्वेंट्री में भी बच्चे ने खुद अपनी चीजें बताई हैं. तो पर्सनालिटी इन्वेंट्री पर्सनालिटी ट्रेट्स को शो करेगी जो बच्चे ने खुद बताए हैं, तो वो सेल्फ रिपोर्टेड में आएगा. विच प्रैक्टिस सपोर्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड वाइल मेंटेनिंग क्लासरूम इफेक्टिवनेस? इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है. यूनिफॉर्म बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन हो विद लिमिटेड अटेंशन टू इमोशनल डिफरेंसेस. क्यों लिमिटेड अटेंशन क्यों दे रहे हो आप भाई इमोशनल डिफरेंसेस को? स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो आप इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए विद गाइडेंस इन रेगुलेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. साउंड्स गुड. अनरेस्ट्रिक्टेड इमोशनल एक्सप्रेशन है बिना किसी गाइडेंस और इंटरवेंशन के. तो मैंने बोला था आपको अनरेस्ट्रिक्टेड जो बिल्कुल ही आप नहीं उसमें कर रहे, पूरा ही बच्चे पे छोड़ दिया, वो भी गड़बड़ है. सो एक्सट्रीम जाग चले गए आप. academic priority with emotional attention only. सो आप academic को प्रायोरिटी दे रहे हो, इमोशनल अटेंशन ओनली ड्यूरिंग डिसरप्टिव सिचुएशन. तो नहीं भाई, आप हर सिचुएशन में अच्छा इमोशनल अटेंशन दोगे बच्चे को, तभी इमोशनल डेवलपमेंट बेटर होगा. सो आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया, बी बेटर आंसर.
असर्शन और रीजन दे रखा है जी, मोटिवेशन एनहेंसेस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय एडिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रायर नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, और मोटिवेटेड लर्नर्स एंगेज एक्टिवली एंड फॉर्म मीनिंगफुल लिंक्स बिटवीन प्रायर एंड न्यू लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन एनहेंस करेगा अगर आप मोटिवेटेड है तो, मोटिवेटेड लर्नर्स जो है वो एक्टिवली एंगेज होंगे, इसलिए मोटिवेशन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को एनहेंस करेगा। तो बहुत सही तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Psychology has gained wide and diversified applications in the following spheres of life: education, medicine, juvenile delinquency, human relationship and world peace. So हर फील्ड में ही एप्लीकेशन आपको साइकोलॉजी की देखने को मिलेंगी। ऑप्शन आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, हम एजुकेशन में, मेडिसिन में, हर जगह पे साइकोलॉजी का यूज करते हैं। Theory of insight states the situation as a dash is perceived by the learner. तो सिचुएशन को आप एज अ पार्ट परसीव करते हो, एज अ इमेज, पिक्चर या एज अ होल। तो हम हमेशा होल की बात करते हैं। आप एक बारी में एज अ होल जो है उस पिक्चर को एनालाइज करोगे, परसीव करोगे, आपका परसेप्शन होल का बनेगा। देन है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे कई बार होता है ना, एज अ होल में आप एग्जांपल देखो, कई बार बादलों में किसी को भगवान की मूर्ति दिख जाती है, तो वो एक एज अ होल चीज को कुछ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको आपको कोई भी चीज दिखाई जाए, या कोई पेंटिंग, पिक्चर, कुछ भी दिखाया जाए, उसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, राइट। सो वो आप एज अ होल उसको कैसे कंसीडर कर रहे हो, वो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, रीजनिंग आ गया, मेमोरी आ गया, तो ये तो मेंटल वाली चीज आ गई। मोटर स्किल्स आ गए, तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ गया। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्ट करना, कोऑपरेट करना, सोशली एडजस्ट करना, सोशल डेवलपमेंट आ गया। और इमोशनल मतलब अपने इमोशंस को रेगुलेट और एक्सप्रेस करना। आंसर आपका फोर्थ हो गया। Dash are linked with the basic primary needs associated with the biological or physiological motives. Primary motive या फिर secondary motive या tertiary motive। तो कौन से motives जो है वो basic primary needs से associated है, तो वो primary motives होंगे। ओके, चार्ल्स स्पियरमैन, एलन थर्स्टन, गिलफर्ड और आपका गार्डनर। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी है, गिलफर्ड का ये आपका 3D मॉडल है, एक तरीके से ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं एसओआई में, ठीक है। 2 फैक्टर थियरी हमारे स्पियरमैन की है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन बताते हैं। आपको यहाँ से रिवाइज करना है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 7 होती हैं, वो बताओ। ओके, तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। Which of the following best distinguishes operant conditioning from classical conditioning? In operant conditioning, responses are emitted by the organism rather than elicited by a specific stimulus. Operant conditioning depends only on reflex action triggered by stimulus. Responses are elicited by specific stimulus in both type of conditioning, और classical conditioning involves voluntary behavior controlled by consequences. So आपका operant conditioning में responses जो emit होते हैं वो organism के द्वारा होते हैं rather than किसी stimulus के द्वारा। तो पहला ऑप्शन ठीक है, operant conditioning में emitted और voluntary हो रही है चीजें, और classical conditioning में elicited और involuntary है। तो elicited का मतलब आप involuntary लगा के चलो, और voluntary मतलब emitted। ये दोनों words आप ध्यान रखना। Which of the following laws of Thorndike is nearer to Skinner's operant conditioning? तो सबसे पास कौन सा है? लॉ ऑफ इफेक्ट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए। पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल, एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट, फिजिक दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो ये बात किसने बोली है? विटकर, हॉलैंड, लिंजे, आइजिंक और आपका एल्पर्ट। स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ये वाली बातें आइजिंक करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आइजिंक ने दी है जी। Okay, according to Piaget, in which stage of development the child shows attainment of concept of reversibility as cognitive capacity? So reversibility का concept कौन सी stage में आता है? Formal operational, pre-operational, sensory या concrete? आंसर आपका concrete operational stage हो जाएगा। I hope आपने Piaget cover कर रखा है। Which service under guidance is helpful in making better choice, help in better and adjustment and optimum development? तो कौन सी सर्विस? सो अगर आपको चॉइसेस करनी है, आपको बेटर एडजस्टमेंट करना है, आपका ऑप्टिमम डेवलपमेंट आप चाह रहे हो, सो इंफॉर्मेशन सर्विस होनी चाहिए ना, यानी यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको सारी इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे आप एक चॉइस बना रहे हो, एक ऑप्शन डिसीजन बना रहे हो। ओके, तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी गाइडेंस में, जब आपको अलग अलग चॉइसेस, क्योंकि आप इन्फॉर्म्ड हो कि भाई अगर मैं 12th के बाद ये करूं तो मैं आईएएस बन जाऊं, ये कर लूं तो मैं
इंजीनियर बन जाऊं, ये चीज। तो आप जितने ज्यादा ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्म्ड होंगे, सो वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? इन्फॉर्मेशन सर्विस। सो इन्फॉर्मेशन सर्विस अगर बेटर होगी तब आप बेटर चॉइसेस बना पाओगे। ओके, आंसर ये हो जाएगा। Remote associate test belongs to aptitude, personality, intelligence and creativity. Factual question है, creativity से related ये test है, पूछा जा सकता है और elimination method से भी में भी help कर सकता है ये question. Who gave the decision making theory? Elton Mayo, Griffiths, Fayol और Taylor. So Henry Fayol जो है उन्होंने क्या दिए थे? अपने 14 principles दिए हैं. Taylor ने भी theory दी है अलग से. Elton Mayo की theory है अपनी relationship से, human relationships. तो बचता है एक ही option, Griffiths. Which one of the following combination lists the name of Carl Rogers theory of counseling? So counseling की ये जो theory है ये person centered है, person की जगह client कर दिया, ultimately जो person आपके पास आ रहा है उसी पे centered हो आप। ओके, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है ये। रैशनल और इमोटिव थेरेपी REBT वो अलग थेरेपी है, थियरी ही अलग है वो बिल्कुल। सो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर होगा। साइको एनालिसिस फ्रूड, नीड थियरी मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड सॉरी, ट्रेट डायमेंशन थियरी सरफेस ट्रेट सोर्स ट्रेट्स की बात किया कैटल ने, और एल्पर्ट जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी में आ जाएंगे जिसमें वो 3 ट्रेट्स की बात करते हैं, सेंट्रल, कार्डिनल और सेकेंडरी। साइकोलॉजिस्ट फीचर्स ऑफ थियरी, एल्पर्ट, जंग, फ्रूड और कैटल। ये आपके कैटल ने सोर्स और सरफेस ट्रेट दिए हैं, फ्रूड ने आपके ईगो सुपर ईगो दिया है, एल्पर्ट ने कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेट दिए हैं, और कार्ल जंग की एनिमा और एनिमस की थियरी है। ओके, अब मुझे बताना एनिमा और एनिपस में दो चीजें हम देखते हैं कि एक में फेमिनाइन पार्ट ज्यादा है, एक में मैस्कुलिन पार्ट ज्यादा है, तो कौन सा किस में फिट बैठता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, Which of the following is incorrect pair? ट्रायल एंड एरर की थियरी थॉर्नडाइक ने दी है, फील्ड थियरी कर्ट लेविन ने, साइन थियरी टॉलमैन ने, सोशल लर्निंग थियरी बंडूरा ने दी है भाई, अल्बर्ट बंडूरा आंसर रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Then which of the following is correct example of negative reinforcement? A student studies to get praise from the teacher. A child is given a cookie after saying please. A teenager cleans the room to stop nagging from the parents. A toy is taken away after misbehavior. So negative देखो reinforcement है, that means उस behavior को strengthen ही कर रहा है। अगर आपने toy ले लिया है misbehavior से तो ये नहीं है negative reinforcement। एक टीनेजर जो है वो रूम को साफ कर रहा है, वो reinforcement है कि साफ कर रहा है, कम से कम किस लिए साफ कर रहा है कि ताकि पेरेंट्स किचकिच ना करें। ओके, तो ये आपका नेगेटिव reinforcement का एग्जाम्पल है। Which of the following reflects Thorndike's law of effect? A child forgets how to read after summer break. तो वो भूल गए क्योंकि आपने चीजें यूज नहीं की एक तरीके से। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के साथ कंबाइन नहीं हुई चीजें। A cat repeatedly presses a lever that opens its cage. तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है कि वो बार बार खोल देती है क्योंकि उसको पता चल गया है कि यहाँ से खुलेगा और ये मिलेगा। A student copies notes from the board without being told. तो ये नहीं है जी। और a teenager avoid studying due to test anxiety. So ये भी नहीं है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बंडूरा डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, लॉ ऑफ इफेक्ट कि उसको पता है ना यूज ये डिसयूज वाले लॉ को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसने लॉ ऑफ एक्सरसाइज को यूज नहीं किया, यानी लॉ ऑफ डिसयूज वाला ज्यादा हो गया, तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं है, ये वाला है कि वो रिपीटेडली प्रेस कर रही है और उसका केस खुल रहा है। Bandura distinguished between learning and performance to challenge earlier behaviorist model. What was his key argument? So learning can occur without the involvement of reinforcement or observation. reinforcement तो छोड़ो, ऑब्जर्वेशन के बिना कैसे होगी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को ही सपोर्ट करते हैं ये तो। ओके, परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आर आइडेंटिकल बिकॉज बोथ रिक्वायर एक्शन। आइडेंटिकल तो नहीं होते हैं। लर्निंग मे हैपन इवन इफ इट इज नॉट इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर। परफॉर्मेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन। सो मोटिवेशन के थ्रू, मोटिवेशन ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड है, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी। लर्निंग बिना इमीडिएट बिहेवियर में शो के भी चीजें वो बच्चा सीख रहा है ऑब्जर्व कर करके, और फिर वो एकदम रिकॉल करके रिप्रोड्यूस करेगा कहीं पे।
कॉन्सेप्ट दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है जी, व्हाइट कोट सिंड्रोम, लॉ ऑफ इफेक्ट, एडवर्टाइजिंग, पेवलोवियन स्ट्रैटेजी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो व्हाइट कोट सिंड्रोम ये हमने पहली बार सुना है, तो एक बार देखते हैं कहाँ पे आएगा। लर्निंग थ्रू इमोशनल स्टिमुलस एसोसिएशन। सो इमोशनल स्टिमुलस एसोसिएशन अगर हो रहा है तो ये क्लासिकल पे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय मेडिकल सेटिंग। सो मेडिकल सेटिंग बाकियों में तो कुछ था नहीं, तो ये व्हाइट कोट में चला जाएगा। रिपीटेशन ऑफ सेटिस्फाइंग एक्शंस, यानी आप रिपीट कर रहे हो तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। जैसे वो बिल्ली बार बार लिवर दबा रही थी तो लॉ ऑफ इफेक्ट था, क्योंकि उसको सेटिस्फाइंग एक्शन मिल रहा था। ओके, देन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रांडिंग। ये आपका पेवलोवियन स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग पेवलोवियन स्ट्रैटेजी आ जाएगा। और ये लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, ये आपका ऑपरेंट हो जाएगा। सो ओवरऑल आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी। How does Maslow's concept of self-actualization differ from esteem needs? Esteem needs must be met after self-actualization. Self-actualization is focused on external validation. Esteem जो है वो internal होगी. Self-actualization is about reaching personal potential. और esteem involves confidence and respect. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड्स मोटिवेशन, एस्टीम नीड्स इंक्रीज मोटिवेशन। सो कौन सी चीज डिफर करेगी? सो ये देखिए जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को भी एक उस लेवल तक समझना। सो वो पर्सनल पोटेंशियल है एक तरीके से कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। और एस्टीम जो है उसमें सेल्फ एस्टीम में कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट आता है। What distinguishes learning from other forms of behavioral change such as fatigue or drug induced states? So learning occurs only during formal education while others don't. Learning is caused by external stimuli whereas others are internally driven. Learning leads to relatively permanent changes in behavior based on experiences or practice. Learning always results in immediate and observable performance changes. So immediate नहीं होती हैं चीजें और हमेशा तो बिल्कुल नहीं होती हैं। So आपका learning जो है वो permanent change है, ये वाली statement relatively permanent change, ये statement ठीक है हमारी। Which model of mental health is best associated with positive psychology? Mental health has maturity, as emotional intelligence, as presence of multiple human strength, or as above normal. So best associated positive psychology की आप बात करोगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसमें आप मल्टीपल ह्यूमन स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हो कि बहुत सारी ह्यूमन स्ट्रेंथ्स आपके अंदर होती हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर हैं। ओके, सो मेंटल हेल्थ जो है वो इसी चीज को कंसीडर करती है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। How does the concept of resilience differ from the idea of subjective well-being in the context of mental health? Resilience is focused on social contribution. Subjective well-being is not. Resilience refers to capacity to recover, or subjective well-being refers to emotional satisfaction. Subjective well-being involves cognitive maturity. Resilience is purely emotional. बोथ डिस्क्राइब द सेम एस्पेक्ट तो नहीं डिस्क्राइब करते हैं जब आप रेजिलियंस और सब्जेक्टिव की बात करते हो। सो रेजिलियंस है कि आप कितना वापस से खड़े होने के कितने काबिल हो, यानी कितने टाइम में आप रिकवर कर रहे हो चीजें। सो रेजिलियंस कैपेसिटी टू रिकवर है, और सब्जेक्टिव वेलबींग मतलब आपकी पर्सनल वेलबींग की, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। Which of the following test is a performance-based intelligence test developed in India and doesn't require verbal responses? So non-verbal test आपसे पूछा है, ठीक है, वो भी इंटेलिजेंस का पूछा है। जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा नहीं, भाटिया बैटरी है इसमें, वैसे भाटिया बैटरी आई थिंक क्रिएटिविटी नहीं, इंटेलिजेंस में ही आता है। मैंने उसमें करवाया हुआ है जो आपको इंटेलिजेंस का एक चार्ट सा दिया था। ओके, बट वर्बल नहीं है इनमें, तो यानी 3 वर्बल है, 2 एक नॉन वर्बल है। बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सीआईई वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये तो वर्बल हो गया। ओके, देन भाटिया बैटरीज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट और ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी बाय जलोटा। सो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना जी, परफॉर्मेंस में आपको बोलने की ना लिखने बोलने की जरूरत नहीं है, परफॉर्म करने की जरूरत है। सो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, What major criticism is commonly directed at Freud's personality theory? कि इन्होंने इग्नोर किया अनकॉन्शियस मोटिवेशन को। इट इज ओवरली फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये अनसाइंटिफिक अनवेरीफाइबल डाटा पे बेस्ड है। इट इज टू फोकस्ड ऑन अडल्ट डेवलपमेंट ओनली, ठीक है। सो ये मेन चीज थी कि ये जो इन्होंने
अपनी वो दी थी फाइंडिंग्स, वो अनसाइंटिफिक और अनवेरिफाइबल डाटा से रिलेटेड थी, और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है फ्लूइड की थियरी का. In Guilford's model, the ability to generate multiple solutions to a problem reflects which intellectual operation. So, multiple solutions की आप बात कर रहे हो ना, तो divergent production हो गया, convergent, divergent, evaluation, cognition, तो divergent production. आंसर बी. Study of self and personality help us understand ourselves and others. Here are few perspectives on the personality theories. Choose the incorrect option. Alpert and Cattell have advocated trait approach of to personality which offers an unified view of a person. So trait की बात करते हैं ये. Psychodynamic approach discussed personality in terms of a constant conflict between our internal forces, id, ego, superego. Psychodynamic. Okay. Then है basic assumption of Carl Jung's theory is that personality consists of competing forces and structures within the individual that must be balanced. Carl Jung की theory. Sheldon focus on interpersonal forces and contemporary circumstances of life of the person. सो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि शेल्डन ने इनके ऊपर बात नहीं की है. शेल्डन की अलग थियरी है. हमने शेल्डन की उसकी क्या बोलते हैं अपना क्या नाम था, के से नाम था ना, मैं भूल गई. शेल्डन, देन अपना ये हिपोक्रेट्स वगैरह वो थियरीज हमने पढ़ी है, टाइप थियरीज ना. ठीक है, तो वो टाइप थियरीज में आती हैं. सो ये चीज गलत है जी, बाकी ठीक है. और हाँ, इसको हम साइकोडायनामिक बोल सकते हैं. ठीक है, जो आपकी फ्लूइड की थियरी है. Which of the following intelligence types, as per Gardner, would most likely be under-measured in the traditional IQ test? So traditional IQ है तो logical, mathematical, verbal, linguistic, musical और spatial. So आंसर आपका musical हो जाएगा, क्योंकि आप musical level पे इतना जज नहीं करते हो, तो traditional IQ test में music के dimensions या उसके questions नहीं होंगे. Considering the multiple frameworks of mental health, which of the following best reflects an objective perspective? So mental health से related एक perspective चाहिए हमें objective aspect में. Mental health as resilience, as emotional intelligence, mental health as a state that is objectively desirable और as subjective well-being. तो जब objective perspective पूछा है तो हम D के साथ तो नहीं जाएंगे, हमारा C option better option हो जाएगा. Okay. From a social cognitive perspective, which factor combination is most likely to lead to motivated learning? So motivated learning. Low self efficacy तो नहीं होगी भाई, देखो low तो नहीं होनी चाहिए. High self efficacy हो, low perceived cost हो. Low value, low perceived risk नहीं. High extrinsic reward and little personal relevance. तो आंसर हमारा B हो जाएगा जी. Okay. Then है which one of the following theory is associated with transfer of learning? Transfer of learning में need theory है तो motivation की theory है. Contingency theory भी नहीं है, bifactor theory भी नहीं है. Identical element theory जो है वो आपकी transfer of learning से related है. Which of the following is related to the theory of decision making? So देखो decision making में जब साइमन और ग्रिफ दोनों का नाम हो तो हम साइमन के साथ जाएंगे, और वहां पे एक ऊपर वाले क्वेश्चन में साइमन का नाम नहीं था तो हम ग्रिफ्ट्स के साथ गए थे. ओके, तो ये बात याद रखिए आप. A child failing in the examination says the question paper was very difficult. तो यानी आपने ये लॉजिक दे दिया सेल्फ डिफेंस में, सो आप उसको लॉजिक देने की, रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आंसर आपका रैशनलाइजेशन हो जाएगा. Which type of tool is रोश का इंक ब्लॉट टेस्ट used for personality measurement? इन्वेंट्री है, प्रोजेक्टिव है, रेटिंग स्केल है, सिचुएशनल टेस्ट है. सो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंडर आता है जी, रोश का इंक ब्लॉट टेस्ट. इसके अंदर 10 कार्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं. ओके, उनको शो करके फिर हम मतलब उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कैसी पर्सनालिटी है. Which of the following is not a principle of development? Principle of continuity, individual differences, specific to general और principle of integration. So हम general to specific में जाते हैं भाई जब हम principle of development की बात करते हैं, तो C वाला गलत हो गया. Which of the following is incorrect pair? Sign learning theory, Tolman. ये देखो ये question same repeat हुआ था उसमें. ठीक है, so ये trial and error theory थॉर्नडाइक की है. ठीक है, तो ये वाला C वाला social learning theory बंडूरा की है, ब्रूनर की नहीं है. Okay. Then है जी which of these abilities doesn't develop during formal operational? So hypothetical में formal operational में होती है, logical thinking तभी होती है, conservation of quantity, reflective abstraction भी hypothetical में होती है. Conservation इससे पहले वाली stage में आ जाती है. So answer C रहेगा.
आर्किमिडीज फाउंड द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन हिज बाथटब। तो वो एकदम से उसको आइडिया आता है। तो इस प्रोसेस को आप दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी? हमने 4 स्टेप पढ़े थे ना, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन या वेरिफिकेशन। तो उसको बैठे बैठे आइडिया आया है ना, तो इल्यूमिनेट हुआ। सो इल्यूमिनेशन आंसर रहेगा। ओके, ग्राहम बेल्स ने दिए हैं ये 4 स्टेजेस, याद होने चाहिए। Which of the following principles is used in shaping behavior in Skinner's operant conditioning? तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सिंपल एंड स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सॉफ्ट एंड स्वीट, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो आंसर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। जुलाई 2018 की नेट में भी आया है और ये क्वेश्चन स्किनर को हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से ही कनेक्ट करते हैं। In Hull's reinforcement theory, which of the following was postulated as intervening variable? ये भी क्वेश्चन कई बार कई जगह आया हुआ है। ड्राइव रिडक्शन, रिएक्शन लेटेंसी, रिएक्शन एम्पलीट्यूड और एक्साइटेटरी पोटेंशियल। सो आंसर इसका डी रहेगा। ये भी नेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कई बार। ओके, रोश का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें क्या चीजें होंगी? 5 ब्लैक 5 कलर्ड कार्ड्स, मैंने बोला था ना 10 कार्ड होते हैं। 10 ब्लैक 10 व्हाइट कार्ड्स, 5 ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट और 5 मल्टी कलर्ड और 10 मल्टी कलर्ड। सो 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड होते हैं जी उन 10 में से और 5 मल्टी कलर होते हैं। ओके, in the conditioning approach to learning, the subject should be in readiness to receive the unnatural stimulus. The unnatural stimulus follows the natural stimulus. Then आपका है response to natural stimulus required to be reinforced. The natural stimulus follows the unnatural stimulus. तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था वो अब किससे आएगा? अननेचुरल स्टिमुलस से आएगा, यानी घंटी बजने पे सलाइवा आएगा। तो बी आंसर हो गया। अननेचुरल स्टिमुलस फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपनसेशन और सब्लिमेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। एसोसिएशन नहीं है इसमें। हम एसोसिएशन यूजुअली जो हमने घंटी बजा के सलाइवा रिलीज करवाया था उसको एसोसिएशन मानते हैं। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो ये हमारी 3rd यूनिट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपसे 4th यूनिट में मुलाकात होगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आई होप आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।